जी बच्चों। तो बच्चों हमने कल किया था, मार्जिनल कॉस्ट किया था, उसकी इनकम स्टेटमेंट बनाई थी और एक क्वेश्चन था जिसका ईयर 1 2 3 था। तो वो मार्जिनल कॉस्ट से कर लिया था और उसके बाद हमने कल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट का परफॉर्मा बनाया था। और ईयर 1 मैंने करवा दिया था, ईयर 2 और 3 मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। और वो ये वाला क्वेश्चन था जिसका मैंने ईयर 2 और ईयर 3 आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। ऐसा ही बच्चों। तो फिर अब ईयर 2 और ईयर 3 जो आपको सॉल्व करने दिया था, तो होपफुली आपने सॉल्व किया होगा। तो अब वो देख लेते हैं, मैं उसका सोल्यूशन करता हूँ और देख लीजिएगा जहां जहां पर प्रॉब्लम है। ठीक है, ईयर 2 और ईयर 3 मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो मैं जरा फॉर्म बना लूँ जल्दी से। जी। सेल्स, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसमें ओपनिंग स्टॉक, फिर ऐड प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग स्टॉक, अनएडजस्टेड कॉस्ट आ जाएगी, अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। फिर जस्ट करूंगा अंडर और ओवर माइनस करना है। फिर जीपी आ जाएगा और जीपी में से लेस करूंगा नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। कौन कौन सी? फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट और लॉस। ऐसे ही था। लो, ये 2 की सेल्स। तो सेलिंग प्राइस कितनी है बच्चों? 10 आप सॉल्व करके आए हुए हैं। और ये 2 के सेल यूनिट्स कितने हैं? तो ये दिए हुए सेल यूनिट कितने हैं? 6000। तो 10 × 6000, 60,000 आ गया बच्चों। लो, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक। तो ईयर 1 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो ईयर 2 का ओपनिंग स्टॉक। तो ईयर 1 का क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 200 यूनिट्स। और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी? 6। तो आ गया 1200। ठीक है जी। प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन यूनिट्स लेने हैं, तो प्रोडक्शन यूनिट्स बजटेड है ईयर 2 के 2000 और एक्चुअल है 6000। 6000 लेंगे एक्चुअल डेटा। अब ये 6000 यूनिट्स कब प्रोड्यूस हुए? ईयर 1 में, ईयर 2 में तो कॉस्ट पर यूनिट भी किसकी ले रही है? ईयर 2 की। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करने लग जाता हूँ। अब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट किसकी? ईयर 2 की। ऐसा ही है। उसमें क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। और अगर प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंबाइन हो, लिखा हो प्रोडक्शन ओवरहेड, तो उसका मतलब वेरिएबल फिक्स इकट्ठे ही होते हैं उसमें। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 1। डायरेक्ट लेबर 2। डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 1। तो ये वही आ गया जो मार्जिनल कॉस्ट थी, 4 रुपीज। ऐसा ही है। अब इसमें फिक्स प्रोडक्शन में ऐड करने हैं, तो वो पर यूनिट नहीं है, तो उसको अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अब्जॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। और अब्जॉर्प्शन रेट आएगा बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स और बजटेड एक्टिविटी लेवल। तो बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने बच्चों? 8000 डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। तो ये 2 का बजटेड एक्टिविटी लेवल क्या है? 2000 यूनिट्स। तो आंसर कितना आया? 4 पर यूनिट। तो बेटा हम कॉस्ट क्या कैलकुलेट कर रहे थे? पर यूनिट। तो हमें फिक्स ओवरहेड्स भी क्या चाहिए थे? पर यूनिट। तो पर यूनिट ही आ गया 4। अब इसको एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 4 आ गया। तो 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है बच्चों। तो 6000 इंटू 8 कर ले, तो 48,000 आ गया। ठीक हो गया बच्चों। 48,000 आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स 200 थे, प्रोड्यूस कितने की है? 6000। तो हमारे पास हो गए 6200। और 6200 में से सेल कितने की है? 6000। तो 200 ही बच गए। अब बच्चों ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसको वैल्यू किस पर करते हैं? क्लोजिंग करंट पीरियड की कॉस्ट पर। तो ओपनिंग स्टॉक प्रोड्यूस कब हुआ होता? लास्ट पीरियड। तो उसको लास्ट पीरियड की कॉस्ट पर वैल्यू करते हैं। और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो करंट पीरियड की प्रोडक्शन में से बचता है, तो वो उसको वैल्यू किस पे करते हैं? करंट ईयर की कॉस्ट पर, जो कितनी है? 8 है। तो ये 1600 आ जाएगा। तो ओपनिंग एड प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग, तो 1200 प्लस 48,000 माइनस 1600। तो बेटा ये आ गया 47,600 अनएडजस्टेड कॉस्ट। अब इसमें जस्ट क्या करना है? अंडर और ओवर अब्जॉर्ब। तो अंडर एंड ओवर अब्जॉर्ब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब्जॉर्ब और एक्चुअल का डिफरेंस लेना ना। तो अब्जॉर्ब कितना आएंगे? अब्जॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। तो अब्जॉर्प्शन रेट कितना है? ये 4 पर यूनिट। अब अब्जॉर्ब टोटल करने हैं, तो 4 पर यूनिट है, तो मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट। तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट कितने हैं? ये 2 के 6000 बच्चों। तो ये अब्जॉर्ब होंगे 24,000। ऐसा ही है। और एक्चुअल कितने? फिक्स ओवरहेड्स 8500। तो डिफरेंस कितना आया? तो बेटा 24,000 और 8500 का डिफरेंस कितना है? 15,500। और 15,500 अब्जॉर्ब जो हुए ज्यादा है, तो उसको क्या बोलते हैं?
ओवर एब्जॉर्ब, और ओवर एब्जॉर्ब कॉस्ट में से क्या करेंगे माइनस, तो 15,500। और बच्चों ये आप ना 15,500, तो ये 47,600 में से माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 32,100। अब सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करें 60,000 में से, तो ये आ गया 27,900 आ गया जीपी आपका। अब बच्चों ये जो 15,500 आई क्वेश्चन में भी देखें, प्रोडक्शन कॉस्ट 48,000 थी। अब प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आई 48,000, 6,000 इंटू 8, तो 6,000 इंटू 8 किया तो 8 का ब्रेकअप क्या है, इसमें मार्जिनल कॉस्ट थी 4 और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी 4। तो यानी कि जो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट 4 है वो मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है 6,000 के साथ, तो 4 इंटू 6 24,000 चार्ज हुए हैं, और एक्चुअली कितने हैं 8,500। तो 24,000 चार्ज कर बैठा हूं मैं, करने कितने थे 8,500, तो डिफरेंस 15,500 ज्यादा चार्ज कर दिए, तो वो मैंने कॉस्ट में से माइनस कर दिए, इससे यहां से भी देख सकते हैं आप, ठीक है जी। लो जी, फिर उसके बाद नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, तो फिक्स नॉन प्रोडक्शन फिक्स सेलिंग कॉस्ट कितनी थी 2,000, वो पता देख रहे होंगे आप लोग 2,000, और फिक्स नॉन प्रोडक्शन पर यूनिट कितनी है फिक्स सेलिंग 1 पर यूनिट। अब बेटा ये नॉन प्रोडक्शन है तो मल्टीप्लाई बाय सेल्स यूनिट्स करेंगे जो 6,000, तो 6,000 आ गया, तो 8,000 आ गया, 8,000 माइनस करें तो ये आ गया 19,900, 27,900 में से माइनस करेंगे 8,000, 19,900 आ गया, ऐसे ही है। अच्छा, अब मैं ये 3 भी करवाता हूँ, लेकिन जिन्होंने F2 ऑब्वियसली पढ़ा होगा सबने, लेकिन जिनको थोड़ी बात याद भी है तो उन्होंने पढ़ा होगा कि यार जब रिकंसिलेशन करते थे कि स्टॉक लेवल सेम हो तो मार्जिन अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट भी क्या होता है सेम। रिकंसिलेशन की होगी, उन्होंने बड़े एमसीक्यूज किए होंगे, रट्टे मारे होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यही क्वेश्चन कल हमने मार्जिन कॉस्टिंग से किया था और आपके पास आंसर्स होंगे। तो देखिएगा अपने पास ये 2 का मार्जिन कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्या आ रहा था, वो देखिएगा अपने पास जो आपने कॉपी पे किया हुआ था ये 2 का। तो ये 2 का अगर मैं आपको दिखाऊं तो बेटा दिखाता हूं अभी आपको। तो ये 2 का अगर आप देखें मार्जिनल कॉस्टिंग का, प्रॉफिट, तो वो मैं देख लेता हूँ, लेकिन मेरे पास ये आपको भी नहीं आता। तो 47, तो वो किधर गया जी, कल वाली फाइल किधर गई, डेस्कटॉप पे। चले, तो देखते हैं अभी, दिखाता हूँ आप लोगों को, वो दिखाता हूँ फिर दोनों प्रॉफिट, तो फिर उसमें बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है। अब स्टॉक सेम है, ओपनिंग स्टॉक भी 200 है, क्लोजिंग स्टॉक भी 200 है, तो प्रॉफिट सेम होना चाहिए थे। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का आ रहा है 19,900, तो मार्जिनल का 19,900 नहीं था, वो फर्क था, तो ये फर्क आ गया। तो जब डिफरेंस आ गया तो रिकंसिलेशन, वो तो स्टेटमेंट जो आपने पढ़ी थी वो फिर गलत हो गई जो F2 में पढ़ी हुई थी आपने, लेकिन आपने जब पढ़ी तो आपने सारे क्वेश्चंस किए तो आपको तो सारे क्वेश्चन F2 में ठीक होते थे, तो यहाँ पर वो सारे ठीक नहीं होंगे और प्रैक्टिकली भी ठीक नहीं होंगे जो आप F2 में रटे मार के आए हैं। और जिनको नहीं याद तो उनको तो समझ नहीं आ रही मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए जरूरी नहीं है। अब मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा फिर उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। लो जी, ये 2 जी सर, ये 3 सेलिंग प्राइस कितनी है 10 है, मल्टीप्लाई बाय सेल यूनिट्स कितने हैं जी, ये 3 के 5,001, तो बेटा 10 इंटू 5,001 कर लो, तो 5,010 यही आ गया, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो बेटा सेकंड ईयर का जो क्लोजिंग है वो थर्ड ईयर का क्या हो जाएगा ओपनिंग, 200 इंटू 8 1600 आ गया। प्रोडक्शन यूनिट कितने हैं बच्चों, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स 5,000। अब ये 5,000 यूनिट्स कब बने, ये 2 में 3 में 3 में, तो कॉस्ट पर यूनिट भी किसकी लेंगे 3 की ही लेंगे, ऐसा ही है। तो ये 3 की कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। तो मटेरियल कॉस्ट 1 ही है, लेबर कॉस्ट 2 है, डायरेक्ट एक्सपेंस 0, वेरिएबल प्रोडक्शन 1, तो ये तो 4 वही आ गया मार्जिनल कॉस्ट। अब फिक्स प्रोडक्शन यूनिट्स ऐड करने हैं, तो यही फॉर्मूला एब्जॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। तो बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स ये 3 के भी कितने हैं 8,000,
यही है, डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। तो थर्ड ईयर के यूनिट कितने हैं, बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स, दोबारा 4000 हो गए, तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी, 2 पर यूनिट। वो अब 2 पर यूनिट आ गई तो दोबारा कितनी होगी कॉस्ट, 6 यूनिट्स बढ़ गए हैं, वो 2000 से 4000 हो गए। ठीक है बच्चों, तो 6 आ गई कॉस्ट, 5 6 30,000 आ गए। लो जी क्लोजिंग स्टॉक लेना है, तो ओपनिंग स्टॉक की यूनिट 200 है, प्रोड्यूस कितने की है 5000, तो 5200 हो गए। 5200 में से सेल कितने की है 5001, तो बचे कितने 199 इंटू 6। तो बच्चों 199 इंटू 6 करें तो ये आया 1194। तो अब ओपनिंग 1600 प्लस 30,000 माइनस 1194, तो ये आया 30,406। अब इसमें जस्ट करने हैं अंडर और ओवर अब्सॉर्ब। तो अंडर एंड ओवर अब्सॉर्ब यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको मैं। अब्सॉर्ब, अब्सॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। तो थर्ड ईयर का अब्सॉर्प्शन रेट कितना है बच्चों, 2 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स, वो कितने हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स थे 5000, नजर आ रहे होंगे आप लोगों को। तो ये 10,000 अब्सॉर्ब हो गए बच्चों, और एक्चुअल कितने हैं, फिक्स प्रोडक्शन यूनिट 8500, तो 1500 का डिफरेंस आ गया, और अब्सॉर्ब ज्यादा है ओवर अब्सॉर्ब, तो कॉस्ट में से क्या होंगे माइनस 1500। तो बेटा ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 28,906, ये अब माइनस कर दो सेल्स में से, तो बेटा जीपी आ गया 21,104। अब कॉस्ट है तो फिक्स नॉन प्रोडक्शन कितनी है 2000, और वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन पर निर्भर है, मल्टीप्लाई बाय सेल यूनिट्स वो कितने थे 5001, तो ये 5001 आ गया, 7001 हो गया। बेटा 7001 माइनस करो तो 14,103 आ गया आंसर, यही आ रहा है, यही आया था आप लोगों का। चलो अब बच्चों, अब हमारे पास ये कैलकुलेशन समझ आ गई। अब हमने ये जो क्वेश्चन था उसका ईयर 1 2 3 हमने मार्जिन से भी कर लिया और अब्जॉर्प्शन से भी कर लिया, हाँ। लेकिन अब हमें चाहिए प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स देखें कितने कितने थे आज हमने जो कैलकुलेट किए हैं, ईयर 1 के, ईयर 2 के और ईयर 3 के। अब्जॉर्प्शन से जो किए हैं, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जो किए हैं, वो कितने कितने थे, ईयर 1 के कितने थे, वो हमारे पास ईयर 1 के हैं, ऊपर हैं तो देखते हैं, ये 2 और 3 के तो अभी हमने कैलकुलेट किया ना 19,900, और वो कल वाली फाइल में वो देखते हैं। और ईयर के आगे 3 के आगे 14,103, यही है। अब ईयर 1 और उसके हम देखते हैं कितने हैं अगली पिछली फाइल में से। जी बच्चों, तो अब देखिएगा कल वाले में इसका था अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का था 10,900, और यही हमने मार्जिनल कॉस्ट से किए थे। तो मार्जिनल कॉस्ट से ईयर 1 का कितना था 10,500, फिर 19,500, और फिर आज फिर 14,505। तो बेटा ये मार्जिन जो ऑप्शन से कैलकुलेट कर ली है। अब ये प्रॉफिट्स में क्या आ गया, डिफरेंस आ गई, कैलकुलेशन तो कर ली लेकिन प्रॉफिट्स में डिफरेंस आ गया। अब प्रॉफिट्स में डिफरेंस आ गया तो हमने क्या करनी है, रिकंसिलेशन करनी है। रिकंसिलेशन में क्या होगा, ये आ भी सकता है एमसीक्यू में, आपको ना इन दोनों में से कोई, हमारे पास तो दोनों है, ईयर 1 की भी 2 की भी 3 की भी, अब्जॉर्प्शन से भी है प्रॉफिट, मार्जिन से भी है। आपको किसी एक से प्रॉफिट दिया होगा अब्जॉर्प्शन से या मार्जिन से, और आपने दूसरा प्रॉफिट क्या करना होगा, खुद से कैलकुलेट करना होगा। अब देखो जिनको थोड़ा सा याद है ना F2 वाला, पहले मैं उनसे बात कर रहा हूँ, जिनको नहीं याद वो जरा चिल करें, और उसके बाद मैं जो मेथड बताऊंगा उससे करते हैं। देखे आपने पढ़ा था कि जब स्टॉक लेवल इंक्रीज होता है ना तो अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो बेटा अब अगर आप ईयर 1 में देखें ना, तो ओपनिंग स्टॉक के जो यूनिट्स थे ना वो थे 0, और जो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स थे ना, यूनिट्स की बात कर रहा हूं, वो थे 200। तो स्टॉक लेवल बढ़ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट क्या होना चाहिए, ज्यादा। जिनको याद है उनसे बात कर रहा हूं, और अब्जॉर्प्शन का ज्यादा है, यहां तक तो बात ठीक होगी। अच्छा, फिर उसके बाद आपने पढ़ा था जो स्टॉक लेवल सेम हो। अच्छा, सेकंड ईयर का स्टॉक क्या है, यूनिट्स कितने थे, ओपनिंग 200, क्लोजिंग कितने थे 200, तो सेकंड ईयर में तो सेम है यूनिट्स। तो आपने पढ़ा था जब स्टॉक लेवल सेम होता है तो प्रॉफिट्स क्या होते हैं सेम। तो हमारे तो सेम नहीं आ रहे, हमारा तो फर्क है 400 का, तो इसका मतलब वो जो स्टेटमेंट पड़ी हुई है वो ठीक नहीं है। और अगर आप रिकंसिलेशन करेंगे पुराने मेथड से जो आपने पढ़ा हुआ है, तो वो भी रिकंसिलेशन भी ठीक नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 400 है। तो आप क्या करते थे, एक प्रॉफिट फिगर दी होती थी, दूसरी प्रॉफिट फिगर पे आपने आना होता था, तो आप डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते थे, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक लेवल इनटू फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट। तो डिफरेंस बिटवीन स्टॉक लेवल, तो ओपनिंग भी 200 क्लोजिंग भी 200, तो डिफरेंस क्या आया 0।
तो 0 मल्टीप्लाई बाय फिक्स प्रोडक्शन यूनिट्स करोगे तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब जो एक प्रॉफिट है वही दूसरा होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए, तो सेम तो नहीं आ रहा था, यहाँ फर्क आ रहा है। तो फिर जब डिफरेंस ही ठीक नहीं आएगा तो रिकंसिलेशन भी ठीक नहीं होनी। फिर थर्ड ईयर में यूनिट देखो, ओपनिंग 200 थे, क्लोजिंग 199 है। स्टॉक लेवल क्या कर रहा है? डिक्रीज। अच्छा, इंक्रीज करता था तो अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा, डिक्रीज कर रहा है तो अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट क्या होना चाहिए? कम। जो आपने रट्टा मारा हुआ है, जिसकी लॉजिक लॉजिक शायद ही बड़ी हो आप लोगों ने, तो जो रट्टा मारा हुआ था कि स्टॉक लेवल कम हो रहा है तो अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट क्या होना चाहिए? कम, और मार्जिनल का क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो बेटा स्टॉक लेवल क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, तो अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन का कम ही है। हाँ, अब्जॉर्प्शन का 14,103 है, कम ही है ना अब्जॉर्प्शन का कम। हाँ, 14,103 आ रहा है हमारा, कैलकुलेशन ठीक थी ना हमारी। 14,103 आ रहा, और मार्जिनल का कल हमारा आ रहा था 14,505। तो स्टॉक लेवल क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, तो अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम, तो वो यहाँ पे कम है। लेकिन डिफरेंस जब आप लेते थे पिछली दफा जो आपने लिया, जैसे लेते थे F2 में डिफरेंस बिटवीन स्टॉक लेवल, तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन स्टॉक लेवल क्या है? 1 है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय फिक्स ओवर्स कितने हैं थर्ड ईयर के? 2 रुपए के। तो डिफरेंस तो 2 रुपए का आना चाहिए, तो 2 रुपए का तो डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस तो ज्यादा है। तो देखिए, आपका डिफरेंस पुराने वाले से सही नहीं आ रहा जो F2 में पड़ा हुआ है, और फिर स्टॉक लेवल सेम तो प्रॉफिट सेम, तो वो तो फिर सेकंड ईयर में सही रूल अप्लाई नहीं होगा आपका। और एग्जांपल अगर मैं थोड़ी सी चेंज कर दूं, और तो फिर वो जो स्टॉक लेवल इंक्रीज तो अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट इंक्रीज होगा और मार्जिन का कम होगा, वो भी जरूरी नहीं होता, वो भी जरूरी नहीं होता हर केस में। तो फिर अब पंगा पड़ गया, तो पंगा पड़ गया तो क्या करें आप? तो बेटा आप रिकंसिलेशन किस तरह करनी है आपने, वो जरा सुन लीजिएगा, कॉन्सेप्ट यूज करना है आपने। आपको दोनों में से कोई एक प्रॉफिट फिगर दी होगी, दूसरी प्रॉफिट फिगर पे जाना होगा, तो हम अज्यूम कर लेते हैं, क्या अज्यूम कर लें? कोई एक अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट है, और हमने किस पे जाना है? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट पे जाना है, सही है। तो अब बेटा रिकंसिलेशन किस तरह किया करनी है आप लोगों ने, वो जरा समझिएगा। प्लस माइनस है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस से याद होगा। तो क्या करना है, लेट से हम अज्यूम कर लेते हैं ईयर 1 का प्रॉफिट हमारे पास है, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट गिवन है हमें, यहाँ पे तो दोनों गिवन है ना, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट गिवन है हमारे पास कितना? 10,500। और हमने कैलकुलेट किसका करना है? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे तो है हमारे पास, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं नहीं है, हमने कैलकुलेट करना है। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट्स, इन दोनों प्रॉफिट्स में डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट में डिफरेंस कितना है। वो डिफरेंस आ गया तो उस डिफरेंस को क्या करेंगे? प्लस करना है या माइनस करना है, तो दूसरी प्रॉफिट फिगर आ जाएगी, ऐसे ही। तो बेटा अब डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट्स किसका कैलकुलेट करते हैं? तो डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट्स जो होता है ना, वो हमने कल भी पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्ट और अब्जॉर्प्शन कॉस्ट में जो डिफरेंस होता है किसका होता है? फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट का, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का, ठीक है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का डिफरेंस होता है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप ऊपर जाके देख भी लेना कॉस्ट, तो फिक्स नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट जो ईयर 1 में अब्जॉर्प्शन में आ रही होगी, मार्जिन में भी वही आ रही होगी, ठीक है। तो जो डिफरेंस होता है वो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट का होता है। तो अब आपने कैसे कैलकुलेट करना है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट्स? जो आपने पहले वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ वैसे नहीं करना आप लोगों ने, कि डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट्स आप लेते थे डिफरेंस बिटवीन स्टॉक लेवल इनटू फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट, उस तरह नहीं लेना आपने। आपने ओपनिंग स्टॉक के फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स कैलकुलेट करने हैं, और क्लोजिंग स्टॉक के फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स अलग कैलकुलेट करने हैं, फिर इनका डिफरेंस लेना है। स्टॉक का डिफरेंस लेके फिक्स ओवरहेड से मल्टीप्लाई नहीं करना आपने। ओपनिंग स्टॉक के फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स लेने हैं और क्लोजिंग स्टॉक के फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स लेने हैं, और दोनों का फिर डिफरेंस लेना है, तो वो डिफरेंस बिटवीन स्टॉक आएगा। अब ईयर 1 में ओपनिंग स्टॉक था ही नहीं, तो जब ओपनिंग स्टॉक ही नहीं था, ओपनिंग स्टॉक ही जीरो था, तो उसके फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी क्या होंगे? जीरो ही होंगे, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक कितना था? तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक था 200, ये हमने कल कैलकुलेट किए हुए थे, और इसके फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड चाहिए, तो 200 यूनिट से क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसके फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट कितना था ईयर 1 के? 2। डिफरेंस कितना है ये? 400। आप इन दोनों का डिफरेंस ले दो, तो 0 और 400 का डिफरेंस कितना आया? 400। तो बेटा डिफरेंस जो है ना वो 400 है, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन है।
अब 400 ये 10,500 में ये ऐड होना है या लेस होना है? अब ये ऐड होना है या लेस होना है, इसके लिए आपने वो स्टेटमेंट का रट्टा मारा हुआ था कि स्टॉक लेवल बढ़ रहा होगा तो अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होगा, स्टॉक लेवल कम हो रहा होगा तो अब्जॉर्प्शन का कम होगा, और अगर स्टॉक लेवल सेम होगा तो प्रॉफिट सेम होगा। अब रट्टा नहीं मारना, रट्टा यहाँ पर रट्टा वो जो आपने मारा हुआ है, तो आपके सारे क्वेश्चन ठीक भी होते थे। वो कब ठीक होते थे बेटा? वो उसकी एक assumption थी जो आपने पढ़ा हुआ था। वो क्या थी कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट पर यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। या कोई एक स्टॉक अगर दोनों हैं, यहाँ पे तो बात ओपनिंग स्टॉक नहीं है ना, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की दिया हुआ है, अगर दोनों हो तो फिर उसकी ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट पर यूनिट और क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी? सेम होगी। तो फिर वो जो आपने रट्टा मारा हुआ था ना, वो ठीक था। लेकिन बच्चों अगर फर्क हुई, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट पर यूनिट कुछ और हो, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट पर यूनिट कुछ और हो, यानी कि फिक्स प्रोडक्शन यूनिट कुछ और हो, ओपनिंग स्टॉक के फिक्स प्रोडक्शन यूनिट्स पर यूनिट कुछ और हो, क्लोजिंग स्टॉक के फिक्स प्रोडक्शन यूनिट्स पर यूनिट कुछ और हो, तो फिर वो आपने जो F2 में रटा मारा है ना, वो सही नहीं होगा। ठीक है? और नहीं होगा, डिफरेंस ठीक नहीं आएगा, नहीं आ रहा हमारा सेकंड ईयर का भी, थर्ड ईयर का भी। तो बेटा, और प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली भी सेम नहीं होता। देखो, ओपनिंग स्टॉक को वैल्यू किस पे करते हैं? लास्ट पीरियड की कॉस्ट पर। और क्लोजिंग स्टॉक को करंट पीरियड की कॉस्ट पर। तो बेटा, लास्ट ईयर की कॉस्ट और करंट ईयर की कॉस्ट प्रैक्टिकली तो सेम होना इम्पॉसिबल है ना। महंगाई हो जाती है, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा होती है, तो अगले साल कॉस्ट बढ़ जाती है, मटेरियल कॉस्ट भी, लेबर कॉस्ट भी, फिक्स ओवरहेड्स भी बढ़ जाते हैं, रेंट रेंट भी बढ़ जाता है, एम्प्लॉयज की वेजेस भी, वो सैलरीज भी बढ़ाते हैं हम हर साल, तो वो बढ़ जाता है, तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी बढ़ते ही हैं। तो वो सेम नहीं होते प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली रिकंसाइल जो रट्टा मार के आप आए ना, उसका नहीं होना। तो अब रिकंसाइल किस तरह करना है? थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है। वो क्या है कॉमन सेंस? वो मैं बताता हूं बेटा। अब देखो जरा, डिफरेंस समझ आ गया किस तरह कैलकुलेट किया आपने? अब आपने ये प्लस करना है या माइनस करना है? तो बेटा देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स किस तरह कैलकुलेट करते हो? कॉस्ट ऑफ सेल्स में कॉस्ट ऑफ सेल्स जो होती है उसको किस तरह आती है? ओपनिंग स्टॉक एट प्रोडक्शन कॉस्ट लेस क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि कॉस्ट में, प्रोडक्शन कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक ऐड हो रहा होता है और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा होता है? माइनस। यही हो रहा है। यानी कि ये ऐड हो रहा होता है कॉस्ट में, और ये क्या हो रहा होता है? माइनस हो रहा होता है। ऐसा ही है। तो कॉस्ट आती है। अब बच्चों देखो, जरा सुन लीजिएगा। अब आपने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो या मार्जिनल का कैलकुलेट करना हो, सोचना हमेशा किसके अकॉर्डिंगली है? अब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंगली सोचना आपने कि अब्जॉर्प्शन में क्या इंपैक्ट हुआ होगा। क्यों? क्योंकि फिक्स प्रोडक्शन यूनिट्स आ रहे हैं ना। ओपनिंग स्टॉक के फिक्स प्रोडक्शन यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक के फिक्स प्रोडक्शन यूनिट्स रहने हैं, और फिक्स प्रोडक्शन यूनिट्स प्रोडक्ट का पार्ट किसमें बनती है? अब्जॉर्प्शन में बनती है। तो अब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंगली सोचना है। प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होगा तो ज्यादा किसका हो रहा होगा? अब्जॉर्प्शन का। प्रॉफिट कम हो रहा होगा तो कम किसका हो रहा होगा? अब्जॉर्प्शन का। तो अगर ऑब्वियसली अब्जॉर्प्शन का ज्यादा हो रहा है तो मार्जिन का क्या होगा? कम। और अगर अब्जॉर्प्शन का कम हो रहा है तो मार्जिन का क्या होगा? ज्यादा। अब बेटा, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में ऐड होना है और क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट में से क्या होना है? माइनस। तो बेटा अब जरा सिंपल सिंपल प्लस माइनस है, वो स्टेटमेंट का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि स्टॉक लेवल बढ़ रहा है तो किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, स्टॉक लेवल कम हो रहा है तो किसका प्रॉफिट कम होगा। अब ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में ऐड होना है, तो बेटा ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है? मतलब ओपनिंग स्टॉक के फिक्स प्रोडक्शन यूनिट्स लिए, क्योंकि फर्क तो फिक्स प्रोडक्शन यूनिट्स की वजह से होना ना। तो ओपनिंग स्टॉक के फिक्स प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं? 0। तो बेटा ये कॉस्ट में ऐड कितनी हुई? अमाउंट 0 अमाउंट ऐड हुई है, और कॉस्ट में से माइनस कितनी हो रही है? 400। तो ज्यादा अमाउंट कॉस्ट में ऐड हुई है या माइनस? माइनस। तो जब ज्यादा कॉस्ट कॉस्ट में से माइनस हो रही है, जब ज्यादा अमाउंट कॉस्ट में से माइनस हो रही है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम। तो बेटा कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट्स क्या होने हैं? ज्यादा। और ज्यादा होने हैं, कम होने हैं, हमेशा किसके होने हैं? अब्जॉर्प्शन के। दोबारा समझ लें बेटा, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट में से माइनस होती है। तो कॉस्ट में ऐड कितना हुआ? 0। कॉस्ट में से माइनस कितना हुआ? 400। तो ज्यादा अमाउंट कॉस्ट में से माइनस हो रही है। तो जब ज्यादा अमाउंट कॉस्ट में से माइनस होगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होना है। तो बेटा अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट क्या होना है? ज्यादा। और हमने कैलकुलेट भी किसका करना है? अब्जॉर्प्शन का। तो ये ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा वाली फिगर पे आने के लिए ऐड करेंगे। तो 400 ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 10,900। ठीक है जी। इसी तरह ये 2 का अगर हम करें, तो ये 2 का मार्जिन का प्रॉफिट हम लिख लेते हैं। मार्जिन का प्रॉफिट है 19,500। अब इसका पहले लेना है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट्स, वो कितना आएगा? तो हम इधर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, ओपनिंग तो ईयर 1 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो ये 2 का क्या हो जाएगा? ओपनिंग 200 यूनिट्स इंटू 2 पर यूनिट कितना आ गया? 400।
क्लोजिंग स्टॉक, तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स भी 200 थे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किस पे करते हैं, करंट पीरियड की कॉस्ट पर, तो फिक्स ओवरहेड्स भी किसके आएंगे, ये 2 के, और वो 2 नहीं थे, वो कितने हो गए थे 4, तो 800 आ गया था, तो डिफरेंस कितना आ गया 400, 400 और 800 का डिफरेंस 400, 400 डिफरेंस आ गया। अब अगर आप प्रॉफिट देखते हो तो डिफरेंस हमारा ठीक आ गया होगा 400 इधर डिफरेंस, लेकिन अगर आप पुराने मेथड से करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टॉक लेवल इनटू फिक्स ओवरहेड्स, तो फिर डिफरेंस 0 आता है, तो 0 तो डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस तो 400 है, तो डिफरेंस ठीक आ गया हमारा इस मेथड से। अब अब जो मैंने समझाया था तरीका उसी से सोचोगे ना, तो वो फिर ऐड करना है या लेस करना है, तो रिकंसिलिएशन भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि पुराने वाले मेथड तो कहता है कि स्टॉक सेम तो प्रॉफिट भी सेम, स्टॉक तो सेम था यहाँ पर, तो फिर प्रॉफिट सेम होना चाहिए था, प्रॉफिट सेम तो नहीं है। तो अब देखो, अब ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में क्या होता है ऐड, क्लोजिंग स्टॉक क्या होना है लेस, तो ऐड कितनी अमाउंट हो रही है 400, 400 कॉस्ट में ऐड हो रहा है, और माइनस कितना हो रहा है 800, तो ज्यादा अमाउंट कॉस्ट में से माइनस हो रही है, तो जब ज्यादा अमाउंट कॉस्ट में से माइनस होगी तो कॉस्ट कम, कॉस्ट कम तो प्रॉफिट क्या होना है ज्यादा, तो बेटा अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट क्या होना है ज्यादा, और कैलकुलेट भी अब्जॉर्प्शन का करना है, तो ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा आने के लिए ऐड कर देंगे, तो 19,900 आ गया, होगी रिकंसिलिएशन ठीक, तो ये कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फिर ये 3 मार्जिनल का प्रॉफिट था 14,505, यही था, अब्जॉर्प्शन का कैलकुलेट करना, तो डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना है, तो ये 2 का जो क्लोजिंग होगा वो ये 3 का क्या हो जाएगा ओपनिंग, 800 आ गया, तो 199 मल्टीप्लाई बाय थर्ड ईयर की कॉस्ट अब 2 थी, हाँ, तो अब 199 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये आएगा 398, ठीक है जी 398, तो बेटा डिफरेंस ले लो 800 और 398 का, तो आया 402, तो बेटा डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 402 ही बन रहा होगा। अब ये ऐड होना है या लेस होना है, तो देखो ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में ऐड होता है, ये क्या होना है माइनस, तो कॉस्ट में ऐड हुआ 400 800, कॉस्ट में अमाउंट ऐड हो रही है 800, माइनस कितनी हो रही है 398, तो ज्यादा अमाउंट कॉस्ट में ऐड हो रही है, तो जब ज्यादा अमाउंट कॉस्ट में ऐड होगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम, तो अब्जॉर्प्शन का कम होना है, तो कम होना है तो कम, और हमने कैलकुलेट भी किसका करना है अब्जॉर्प्शन का, तो कम होगा, तो कम वाली फिगर पे आने के लिए माइनस करना है, तो 14,505 माइनस 402, तो बेटा आया 14,103, यही था, तो रिकंसिलेशन होगी तीनों, तो बस ये याद रखना है, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक के फिक्स ओवरहेड्स अलग से, क्लोजिंग के अलग से, तो डिफरेंस हमेशा ठीक आएगा, चाहे ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट पर यूनिट सेम हो, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट पर यूनिट सेम हो या फर्क हो, डिफरेंस ठीक आएगा हमेशा इस तरह से। और ऐसे सोचेंगे कि ओपनिंग स्टॉक ऐड हो रहा है कॉस्ट में, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है लेस, तो फिर आपने देख लेना ज्यादा अमाउंट कॉस्ट में ऐड हो रही है लेस, तो कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और जो कॉस्ट में इम्पैक्ट आएगा प्रॉफिट पे उल्टा इम्पैक्ट आएगा अब्जॉर्प्शन के, तो ये आपने कॉमन सेंस यूज करके इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक हो गया बच्चों, तो ये था जी बच्चों मार्जिनल अब्जॉर्प्शन की रिकंसिलेशन। हाँ, और वाइस वर्सा हो सकता है, मतलब ये मैंने मार्जिनल से अब्जॉर्प्शन पे आया हूँ, अब अगर आपने अब्जॉर्प्शन से मार्जिनल पे जाना होता तो फिर भी सारा काम यही करना था, वो भी करके दिखा देता हूँ, मतलब उल्टा ही होना था, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ले लेते हैं, लेंगे कि अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट दिया हुआ है, वो ईयर 1 का कितना था, वो ईयर 1 का था 10,900, मतलब चलो उल्टा भी करके भी दिखा देते हैं, और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कैलकुलेट करना आपने, ठीक है जी बच्चों, लो जी, तो पहले डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट्स आएगा, ओपनिंग स्टॉक के फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स और क्लोजिंग स्टॉक के फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो ओपनिंग स्टॉक तो यूनिट 0 थे, तो कॉस्ट कितनी आएगी 0, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट 200 थे और फिक्स प्रोडक्शन यूनिट 2 था, तो 400 ही आया, तो डिफरेंस 400 आ गया। अब 400 या प्लस करना है या माइनस करना है, तो बेटा ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में क्या होता है ऐड, तो ये ऐड होगा, और क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट में से क्या होना है माइनस, तो ऐड कितनी अमाउंट हुई 0, माइनस कितना हो रहा है कॉस्ट में से 400, तो ज्यादा अमाउंट कॉस्ट में से माइनस हो रही है, तो कॉस्ट में क्या होना है कम, तो प्रॉफिट में क्या होना है ज्यादा, तो अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट क्या होना है ज्यादा, अब्जॉर्प्शन का ही होना है कम ज्यादा, अब्जॉर्प्शन के हिसाब से सोचना आपने, ठीक है, क्योंकि फिक्स ओवरहेड आ रहे हैं ना, तो फिक्स ओवरहेड किसमें आते हैं अब्जॉर्प्शन में, तो हमेशा आप चाहे अब्जॉर्प्शन से मार्जिनल पे आ रहे हो या मार्जिनल से अब्जॉर्प्शन पे आ रहे हो, सोचना हमेशा किसके अकॉर्डिंगली है अब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि फिक्स ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन में ही आते हैं, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो बेटा ऐड हुआ 0 माइनस हुआ 400, तो ज्यादा अमाउंट कॉस्ट में से माइनस हो रही है, तो कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा किसका अब्जॉर्प्शन का, तो अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा, तो गिवन किसका अब्जॉर्प्शन का, तो ये ज्यादा है,
तो फिर मार्जिन का क्या होना कम, तो कम वाले पे आने के लिए माइनस कर दो, 10,500 आ गए। सेकेंडरी का अब्जॉर्प्शन का था प्रॉफिट बच्चों 19,900। मार्जिन का कैलकुलेट करना है, लो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग, सेकेंड ईयर का ओपनिंग हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 400। क्लोजिंग स्टॉक भी 200 था, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 4, 800 आ गया, तो डिफरेंस 400 ही आ गया। चलो अब ये कॉस्ट में ऐड हुआ, ये कॉस्ट में से माइनस हुआ। अब कॉस्ट में ऐड हो रहा है 400, माइनस कितना हो रहा है 800, तो ज्यादा अमाउंट कॉस्ट में से माइनस हो रही है। तो जब ज्यादा अमाउंट कॉस्ट में से माइनस होगी तो कॉस्ट कम, तो प्रॉफिट ज्यादा, तो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा है। तो अब गिवन भी किसका अब्जॉर्प्शन का, ये ज्यादा ही है, तो मार्जिन में आने के लिए क्या करेंगे, कम में, कम पे आने के लिए माइनस कर देंगे, 19,500 आ गए। थर्ड अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट 14,103 था, लो मार्जिन पे आना है, तो सेकंड का क्लोजिंग, थर्ड का ओपनिंग हो गया 200 मल्टीप्लाई बाय 4 800, और ये 199 मल्टीप्लाई बाय 2 398। हाँ, तो डिफरेंस 402 आ गया। अब 402 ऐड कर रहे हैं, लेस करना है, तो ये कॉस्ट में ऐड हुआ अपने, और क्लोजिंग कॉस्ट में से माइनस हुआ, तो ज्यादा अमाउंट कॉस्ट में ऐड हो रही है तो कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम, तो अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम है, और गिवन भी किसका अब्जॉर्प्शन का, ये कम है, तो मार्जिन का क्या होना है ज्यादा, ज्यादा वाली फिगर पे जाने के लिए ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 14,505। ठीक है बच्चों, तो ये रिकंसिलेशन थी, समझ आ गई बात। अब ये क्वेश्चन मैंने अब्जॉर्प्शन से भी करवा दिया, मार्जिन से भी करा दिया, उसकी रिकंसिलेशन भी करा दी। अब बच्चों अब बच्चों हमने जाना है एबीसी की तरफ, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरफ। अब जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरफ जाएंगे हम, तो याद रखिएगा उसमें अभी वो मैं पढ़ाता हूं आपको। तो आप कहेंगे जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो वो एबीसी के क्वेश्चन में ना अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रैक्टिस साथ साथ होगी, उसमें पार्ट ए वही होता है। तो रिकंसिलिएशन समझ आ गई है, तो ये बस आइडिया आपको देना था, कॉन्सेप्ट देना था, ये रिवाइज कराना था मार्जिन अब्जॉर्प्शन जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। लेकिन अब जब एबीसी आप पढ़ते हैं ना बच्चों, एबीसी में क्या करना है वो बताऊंगा, उसमें भी अब्जॉर्प्शन ही करनी होती है, तो वो हो जाता है बच्चों से। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है ना, तो बच्चे अब्जॉर्प्शन में गलती कर देते हैं, अब्जॉर्ब करते हुए ही गलती कर देते हैं बच्चे, और अब्जॉर्ब करते हुए गलती कर देते हैं। क्यों, यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन किया ना, यहाँ पर ना ईयर 1 था, 2 था, 3 था, लेकिन एक ही प्रोडक्ट थी, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो प्रैक्टिकली तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होती है। तो बेटा याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा एबीसी पे जाने से पहले, कि अब्जॉर्ब कितना करते हैं, अब्जॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, और अब्जॉर्प्शन रेट कितना आता है, बजटेड प्रोडक्शन ओवर और बजटेड एक्टिविटी लेवल। तो बच्चों जब भी आपने अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना ना, तो दो बातें याद रखनी है, दो बातें हमेशा दिमाग में, जब भी आपने एग्जाम तक अब्जॉर्प्शन रेट लिखना है, तो फौरन अब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला लिखना है, तो फौरन दो बातें क्लिक करनी चाहिए। नंबर वन, कि बच्चों कि ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स है और जो एक्टिविटी लेवल है, इनका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, सेम। ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, सेम। मतलब अगर बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर ईयर है, एक्टिविटी लेवल भी क्या होना चाहिए, पर ईयर। एक्टिविटी लेवल क्या हो सकता है, यूनिट्स, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, टाइम कॉस्ट, वही हो सकते हैं एक्टिविटी लेवल। तो बेटा अगर बजटेड प्रोडक्शन आवर्स उसने दी है पर ईयर, और वो कहता है आपने अब्जॉर्ब करने लेबर आवर्स की बेस पर, इस पर लेबर आवर्स की बेस पर, तो लेबर आवर्स भी क्या होना चाहिए, पर ईयर ही होने चाहिए। हाँ, तो अब अगर उसने ड्यूरेशन नहीं बताया हुआ क्वेश्चन में, जिस तरह पिछले अभी हमने क्वेश्चन किया ईयर 1 2 3, तो उसमें एक एक साल का डेटा था, तो बजटेड प्रोडक्शन आवर्स भी साल के थे और एक्टिविटी लेवल भी साल का था, तो ठीक हो गया था। लेकिन अगर वो एक्सप्रेस कर दे, क्वेश्चन लिख रहा हो, लंबा क्वेश्चन हो, वहां क्वेश्चन लिखा हो बजटेड प्रोडक्शन आवर्स एक साल के दिए हो, और नीचे लेबर आवर्स दिए हो महीने के, तो बेटा अब उनका ड्यूरेशन सेम नहीं है, ड्यूरेशन सेम होना चाहिए। अगर ये पर ईयर है बजटेड प्रोडक्शन आवर्स, तो एक्टिविटी लेवल भी, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, यूनिट्स, मटेरियल कॉस्ट, जो भी एक्टिविटी लेवल है वो भी पर ईयर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो पर मंथ दिया हुआ है, तो उसको पर ईयर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 12 करने के बाद। ठीक है, या एक्टिविटी लेवल पर मंथ है और ओवरहेड्स पर ईयर है, तो कन्वर्ट जिसको मर्जी कर लेना। मतलब अगर ओवरहेड्स पर ईयर है तो एक्टिविटी लेवल को पर ईयर कर लो, या एक्टिविटी लेवल पर मंथ है और ओवरहेड्स पर ईयर है, तो ओवरहेड्स जो पर ईयर है उसको पर मंथ कर लो डिवाइड बाय 12 करके। मतलब कन्वर्ट जिसको मर्जी कर ले, लेकिन ड्यूरेशन क्या रखना है आपने, सेम।
ओवरहेड्स अगर पर ईयर है तो एक्टिविटी लेवल भी पर ईयर, ओवरहेड्स पर मंथ है तो एक्टिविटी लेवल भी पर मंथ, ओवरहेड्स पर क्वार्टर है तो एक्टिविटी लेवल भी पर क्वार्टर होना चाहिए हमेशा। और अगर ना बताया हो, जिसका पहले पिछले क्वेश्चन में नहीं बताया होता डिटेल से, तो फिर हम अज्यूम करते हैं ड्यूरेशन क्या है, सेम। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में लिख दे तो फिर आपने वो हिसाब लगा लेना है, ठीक है। इनका ड्यूरेशन सेम होना चाहिए। फिर दूसरी बात, ये जो बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं ना बेटा, अगर प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है दो, प्रोडक्ट एक्स भी और प्रोडक्ट वाई भी, दो प्रोडक्ट्स बना रही है, तो बेटा ये जो बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं ना, ये कंपनी के होते हैं टोटल। ये कंपनी के टोटल होते हैं, ये ना सारे के सारे एक्स के होंगे ना सारे के सारे वाई के। ये एक फैक्ट्री में अगर प्रोडक्ट एक्स और वाई बन रही है तो वो जो ओवरहेड्स होने हैं वो पूरी फैक्ट्री के होने हैं, ठीक है। अगर कंपनी दो प्रोडक्ट्स बना रही है तो बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमेशा टोटल होते हैं। तो एक्टिविटी लेवल भी जो लेना है वो क्या लेना है, टोटल लेना है। किस तरह, एक्स का और वाई का दोनों का ऐड करके जो टोटल आ रहा होगा ना, वो एक्टिविटी लेवल लेना आप लोगों ने, ठीक है। मतलब अगर लेबर आवर्स है तो पहले हम एक्स के लेबर आवर्स कैलकुलेट करेंगे, एक्स के टोटल लेबर आवर्स। अगर लेबर आवर्स पर यूनिट दिए हुए हैं एक्स के, तो उसको एक्स के यूनिट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो एक्स के टोटल लेबर आवर्स आएंगे। फिर वाई के लेबर आवर्स पर यूनिट दिए होंगे तो वाई को लेबर आवर्स पर यूनिट को वाई के यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई के टोटल आएंगे। तो एक्स के टोटल और वाई के टोटल का जो सम होगा, हाँ, वो एक्टिविटी लेवल से डिवाइड करना आपने। क्यों, क्योंकि ओवरहेड किसके हैं, कंपनी के हैं। और कंपनी कितनी प्रोडक्ट्स बना रही है, दो प्रोडक्ट्स बना रही है एक्स और वाई, तो ओवरहेड एक्स और वाई दोनों के मिला के, तो एक्टिविटी लेवल भी दोनों का मिला के होना चाहिए, ठीक है। अगर कंपनी तीन प्रोडक्ट्स बना रही है एक्स वाई जी, तो बेटा वो जो परचेज प्रोडक्शन ओवरहेड जो होंगे वो एक्स वाई जी तीनों के होने हैं। तो एक्टिविटी लेवल जो लेबर आवर्स लेने हैं या जो मशीन आवर्स लेने हैं, जो यूनिट्स लेने हैं, वो भी क्या लेने हैं, एक्स वाई जी तीनों के ऐड करके जो टोटल आएंगे वो लेने हैं आप लोगों ने। अच्छा, तो फिर होगा क्या बच्चों, अगर यही एग्जांपल पे चलते हैं जो भी मैंने लिखी है, दो प्रोडक्ट्स हैं एक्स और वाई, ओवरहेड्स तो पूरी कंपनी के होंगे एक्स और वाई के मिला के, तो एक्टिविटी लेवल भी मिला के लेंगे तो एक अब्जॉर्प्शन रेट आएगा। तो वो किसका होगा, वो एक्स का होगा या वाई का, तो वो दोनों का होगा, एक्स का भी वही होगा और वाई का भी वही होगा। लेट्स से कंपनी के ओवरहेड्स दिए उसमें 10,000 है और वो कहता है लेबर आवर्स पे करना है, लेबर आवर्स पर, और लेबर आवर्स ये टोटल 2,000 है, इसके इसके 3,000 है, टोटल लेबर आवर्स कितने हो गए, 5,000। तो बेटा आप ओवरहेड एक्स और वाई मिला के दोनों के, तो लेबर आवर्स भी मैं दोनों के मिला के लूंगा 5,000, तो अब्जॉर्प्शन रेट जो आएगा वो आएगा 2 पर लेबर आवर। अब ये 2 पर लेबर आवर किसका है, एक्स का भी 2 पर लेबर आवर है और वाई का भी 2 पर लेबर आवर है। तो आप कहेंगे फिर दोनों का सेम आ गया, नहीं आ गया, अब सॉल्व करना है ना। अब मल्टीप्लाई करूंगा एक्चुअल लेबर आवर्स पर यूनिट से, और एक्चुअल लेबर आवर्स पर यूनिट, तो जब एक्स को ऑब्जॉर्व करना है तो जो ऑब्जॉर्प्शन रेट 2 है वो एक्स का भी 2 ही है, वाई का भी 2 है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल लेबर आवर्स, तो एक्स को ऑब्जॉर्व करने के एक्स के लेबर आवर्स लूंगा पर यूनिट, और वाई को ऑब्जॉर्व करने के लिए वाई के लेबर आवर्स लूंगा पर यूनिट। वो फर्क होंगे तो फिर आंसर फर्क आ जाएगा पर यूनिट, और अगर वो भी सेम हुए तो फिर आंसर सेम आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि ओवरहेड्स और एक्टिविटी लेवल सेम होना चाहिए। और अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रही कंपनी तो ओवरहेड्स पूरी कंपनी के होते हैं टोटल, किसी एक प्रोडक्ट के नहीं होते वो। तो एक्टिविटी लेवल भी क्या होना चाहिए, टोटल ही होना चाहिए। तो फिर जो अब्जॉर्प्शन रेट आएगा वो फिर क्या होगा, वही प्रोडक्ट एक्स का होना है, वही वाई का होना है। अगर कंपनी 5 प्रोडक्ट्स बना रही है तो पांचों का अब्जॉर्प्शन रेट क्या होना है, सेम, अब्जॉर्प्शन रेट सेम रहेगा, ठीक है। हाँ, जब अब्जॉर्ब करोगे एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करके तो वो फर्क आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा हर प्रोडक्ट का अब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है, सेम, हर प्रोडक्ट का हमेशा, हमेशा। अब आप कहेंगे हमेशा कह रहे हैं सर, तो हमने तो पढ़ा था F2 में कि डिपार्टमेंट्स का ब्लैंकेट और डिपार्टमेंटल पढ़ा था अब्जॉर्प्शन रेट। तो बेटा वो डिपार्टमेंट्स का फर्क हो सकता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट का कभी फर्क नहीं होता, प्रोडक्ट का अब्जॉर्प्शन रेट हमेशा क्या होता है, सेम, हर प्रोडक्ट का। वो डिपार्टमेंट्स पड़े हुए थे, उसके साथ इसको मिक्स नहीं करना, वो डिपार्टमेंटल ब्लैंकेट था। वो डिपार्टमेंट्स का और फर्क होता था, या ब्लैंकेट एक जो आता था वो सिंगल रेट आता था, सारे डिपार्टमेंट्स को रेट ऐड करते थे, एक्टिविटी लेवल ऐड करते थे, वो डिपार्टमेंट वाइज होता है। ये प्रोडक्ट वाइज कह रहे हैं, तो हर प्रोडक्ट का अब्जॉर्प्शन रेट सेम होता है। तो याद रखिएगा जब भी अब्जॉर्प्शन रेट आपने लिखना है आइंदा के बाद, तो ओवरहेड्स पूरी कंपनी की है तो एक्टिविटी लेवल भी पूरी कंपनी का ही होना चाहिए, ठीक है जी। ये याद रखनी है बात। ले जी बच्चों, ये हमने मार्जिनल अब्जॉर्प्शन रिवाइज किया, फॉर्मे बनाए, और एक क्वेश्चन जो ईयर 1 2 3 था वही मार्जिनल से किया, वही अब्जॉर्प्शन से किया, और उसकी क्या कर ली, रिकंसिलेशन। तो ये हो गया खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे ABC, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो ये हमने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया आधा पौने घंटे का, इसको हम खत्म कर रहे हैं यहाँ पे लेक्चर को, और अगला लेक्चर हम ABC का रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और उसमें मैं नंबर्स
कैलकुलेट करवा दूंगा आपको, एक दो क्वेश्चंस करा दूंगा, लॉन्ग क्वेश्चन करा दूंगा, और उसके बाद अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि 2.5-3 लेक्चर्स में, 3 लेक्चर्स में विद प्रैक्टिस वो भी हो जाए। लेंगे फिर बच्चों, ओके, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।